चलिए अब आपको लिए चलते हैं आजमगढ़, जहां पर एक रैली को बीएसपी सुप्रीमो मायावती संबोधित कर रही है। रहे श्री अखिलेश यादव को तथा आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह को भी सुनने के लिए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोग खासकर अपने आजमगढ़ जिले की सदर लोकसभा की सीट से गठबंधन के तहत यहाँ से चुनाव लड़ रहे सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को अपने रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनकी ऐतिहासिक जीत जरूर दर्ज कराने वाले हैं। और इसके साथ साथ इस जिले की ही लालगंज रिजर्व लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ रही बीएसपी की महिला प्रत्याशी श्रीमती संगीता आजाद को भी आप लोग भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताने वाले हैं। हालांकि बीजेपी ने यहाँ आपकी आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट से षड्यंत्र के तहत अर्थात फूट डालो व राज करो की नीति के तहत श्री अखिलेश यादव के विरुद्ध इनकी अपनी खुद की जाति के ही आदमी को अपना प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मुझे अपने गठबंधन के लोगों पर ये पूरा भरोसा है कि इसे यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार को अब आप लोग ये चुनाव इतनी बुरी तरह से हराएंगे जिससे फिर ये व्यक्ति आगे कभी भी इनके सामने कोई भी चुनाव लड़ने की अपनी हिम्मत ना जुटा पाए। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जिन 5 चरणों के वोट पड़ चुके हैं, तो उनकी हमें अधिकांश यहाँ अपने गठबंधन के पक्ष में ही काफ़ी अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। और अब हमारे गठबंधन के आगे के चरण भी इनसे और भी ज़्यादा बेहतर ही रहने वाले हैं, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। तो इससे अब हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में यहाँ हमारे लोग नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और अपने जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं। चाहे बीजेपी व आरएसएस के लोग इस चुनाव में यहाँ जाति, धर्म, आतंकवाद व देशभक्ति आदि के नाम पर भी अपने कितने ही हथकंडे क्यों ना इस्तेमाल कर लें। और इतना ही नहीं, बल्कि अब इससे बौखलाकर बीजेपी के लोग हमारी संस्कृति व सभ्यता के हिसाब से हमारे बने संस्कारी रिश्तों पर भी आए दिन किस्म के तंज ही कसते रहते हैं, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा ये रिश्ता यहाँ अपने देश की संस्कृति व सभ्यता के हिसाब से ही बना है, जिसका इनको पूरे तौर से यहाँ सम्मान ही करना चाहिए, ना कि इस पर अपना कोई तंज आदि कसना चाहिए। किंतु ऐसा ना करके अब ये लोग एक प्रकार से यहाँ हमारी संस्कृति व सभ्यता पर ही तंज कस रहे हैं। और अब तो यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा का गठबंधन बनने के बाद से हमारा ये और भी आगे बढ़कर यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे समाज में
भाईचारे के आधार पर सामाजिक महापरिवर्तन लाने का ही रिश्ता बन गया है। जिनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए विशेषकर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात आज पूरे देश में खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में व राजनीति आदि में भी जो भी इन्हें आरक्षण की सुविधाएं व अन्य और जो भी अधिकार मिले हैं, तो ये सब देन यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी देन अकेले यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, जिनका पूरा लाभ अभी भी इन पार्टियों के लोग इनको देने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके लिए फिर हमें मजबूरी में बीएसपी बनानी पड़ी है और फिर हमने इनको काफ़ी कुछ लाभ भी पहुंचाया है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इस देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार मिले हैं। जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए कानूनी अधिकार तो मिल गए हैं, लेकिन इनका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज़ाद भारत में जब पहली सरकार बनी थी केंद्र में कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें ये कानून मंत्री बने। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित नेहरू को ये कहा था कि मैंने जो कानूनी अधिकार इस देश के दलितों और आदिवासियों को दिए हैं, उनका पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का भी पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की है, इसके तहत कमीशन बनना चाहिए और कमीशन की जब रिपोर्ट आए तो दलितों और आदिवासियों की तरह जो अन्य जातियां छूट गई हैं, जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, उन्हें भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात से तैयार नहीं हुए और नतीजा क्या हुआ, तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये फैसला लिया कि जो मैंने कानूनी अधिकार अपने लोगों को दिए हैं, इनको लाभ पहुंचाने के लिए, इनका पूरा लाभ पहुंचाने के लिए इनको मैं जागरूक करूंगा और इनको मैं सलाह दूंगा कि यदि आप लोग सही मायने में भारतीय संविधान के तहत कानूनी अधिकारों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। और जिसके तहत ही फिर 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी बनी और भी पार्टियां हमारे सामने आई हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का गठन होने के बाद तो हमारी पार्टी बराबर ये संघर्ष करती रही कि भारतीय संविधान में जो दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को कानूनी अधिकार मिले हैं, उनका पूरा लाभ मिल जाए। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी। तो उस समय मान्यवर श्री कांशीराम जी ने तो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ये कहा कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद फिर हमें अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में कई महीने तक बोट क्लब पर हमको धरना प्रदर्शन आदि भी करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी नहीं झुकी। उसके बाद आप लोगों को ये मालूम है कि 1989 में
देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ, और जब आम चुनाव हुआ इन्हीं दबे कुचले लोगों ने, पिछड़ों ने फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, और 1989 में फिर श्री वीपी सिंह के नेतृत्व में तो अन्य विरोधी पार्टियों की सरकार बन गई थी। अन्य विरोधी पार्टियों ने मिलकर केंद्र में सरकार बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी, लेकिन वो बाहर से समर्थन दे रहे थे। तो लेकिन उस समय 1989 में हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे।